तो चलो स्टार्ट करें अब। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं पर काफी टाइम हो चुका है, तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर ले रहे हैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में, और सारा तुम्हारा टू दी पॉइंट जो भी है वो सारा तुमको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का मतलब होता क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मींस कि मेरा जो टोटल 5 सोर्स ऑफ इनकम है, पहला कौन सा है? सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है पीजीवीपी, चौथा है कैपिटल गेन। तो ये चार के अलावा अगर किसी ये चार के अलावा अगर कहीं पे जाएगा तो वो कहां जा रहा होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो सारा आइटम जाता है जो बचा कुचा है, रेसिडुअल है ना। तो इसी कारण से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को क्या बोला गया है? रेसिडुअल हेड भी बोला गया है, और ये एमसीक्यू का तुम्हारा पार्ट है। ठीक है, आते हैं सबसे पहले हम लोग कि ये कौन सा सेक्शन के अंदर में आता है। तो सेक्शन 56 टू 59 के अंदर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ रहा होता है। ठीक है, सेक्शन 56 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, और 59 जहां पे ये अपना खत्म हो जाता है। इससे पहले सेक्शन 45 से लेके 55 तक कौन सा है? कैपिटल गेन है, और 56 से 59 कौन है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। ठीक है, तो आखिर क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? ताकि हमको ये पता चल सके कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है क्या। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में सेक्शन 56 टू 59 क्या प्रोविजंस है, और कौन सा आइटम टैक्सेबल है और कौन सा आइटम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, फिर हम लोग समझ पाएंगे कि गिफ्ट के ऊपर में कैसे टैक्स लगता है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना, और फिर जो एग्जाम में आए वैसा कुछ सम्स वगैरह देखना। ठीक है, अब आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है क्या। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिवाइड्स टोटल इनकम इनटू 5 हेड्स। 5 हेड में बांटा गया है। अब ये 5 हेड में बांटा गया है। इफ एनी इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द फर्स्ट 4 हेड, यानी कि पहला 4 हेड में अगर कोई नहीं आता है। पहला 4 हेड कौन सा है? सैलरी, एचपी, पीजीवीपी और फिर कैपिटल गेन। तो पहला 4 हेड में अगर नहीं आता है तो वो किस हेड में चार्जेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में चार्जेबल हो जाएगा। अब देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी, एक टीचर को सैलरी मिला, सैलरीड इनकम है। ठीक है, सपोज करो हमको क्या मिलता है? सैलरी। ठीक है, वो मेरा क्या हो गया? सैलरी इनकम, क्योंकि हम एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है? हम मेरा मान लो कुछ हाउस प्रॉपर्टी जिसको रेंट पे लगा के रखे हैं, तो मेरा इनकम कहां से आ रहा है? हाउस प्रॉपर्टी से भी आ रहा है। फिर मेरा यहाँ पे एक बिजनेस भी चल रहा है, तो यहां से जो इनकम आ रहा है वो मेरा क्या है? प्रोफेशन का इनकम है ना। तो वो किसके अंदर आ जाएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो मेरा बिजनेस है क्या? नहीं, प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन से आ रहा है। अगला क्या है? कैपिटल गेन्स। कोई एसेट हम बेच दिए, लैंड बेच दिए, तो बेचने के बाद जो गेन हो रहा है वो कहां टैक्सेबल हो गया? मेरा इधर में। इसके अलावा हम जुआ भी खेल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कसीनो चले जाते हैं, वहां पे जाके थोड़ा सा ताश वाश खेल ले रहे हैं, तो वो जो जुआ खेल रहे हैं वहां से जो इनकम हो रहा है वो इनकम कहां जाएगा? वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, बैंक के अंदर में एफडी करवा के रखे हुए, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे, वहां से डिविडेंड आ रहा है। ठीक है, कोई हमको आके गिफ्ट दे दिया, तो ये सब क्या हो गया? मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें अलग अलग हेड्स का, तो 4 हेड में नहीं गया तो 5वां में गया। इसी के लिए नाम क्या पड़ गया इसका? रेसिडुअल हेड ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया? रेसिडुअल, यानी कि बचा खुचा जो भी रह गया वो सब कहां डाल देना? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर में। अब देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आने के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कि ये सारा कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। ये
क्या कंडीशन है? पहला, देयर मस्ट बी एन इनकम, इनकम होगा तब तो टैक्स लगेगा, है ना। तो एक इनकम का होना जरूरी है। फिर क्या है कि द इनकम शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि कोई ऐसा इनकम ना हो जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में एग्जेम्प्ट है। क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। तो मेरा खेती से जो इनकम आ रहा है, क्या उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दे? नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार बोल के रखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है तो वो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है। कंडीशन 3 क्या है? द इनकम शुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द फर्स्ट 4 हेड, यानी कि पहला 4 हेड में वो टैक्सेबल नहीं हुआ तभी इस हेड के अंदर में आएगा। ठीक है। यानी कि फ्लो चार्ट कैसे देखते हैं हम लोग? पहले इनकम होना चाहिए, वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, और ऊपर का कोई भी 4 हेड में नहीं आना चाहिए, तब जाके वो कहां आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, लॉटरी का विनिंग है ना, ये सब तुम बताओ, एफडी का इंटरेस्ट कहीं पे जाएगा? नहीं। वो कहां आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आया, क्या वो कहीं जाएगा? नहीं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लॉटरी जीत गए 1 लाख रुपया, कहीं कहीं जाएगा? नहीं। वो कहां आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ठीक है। तो यहां पे देखो, ये इनकम भी है, ये एग्जेम्प्ट भी नहीं है, और ये ऊपर का कोई 4 हेड में नहीं गया। इसी कारण से ये तीनों ही आइटम मेरे लिए क्या बन गया? टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। अब देखो, इनकम टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्या क्या इनकम ऐसा है? तो these incomes are not covered under the first 4 head, therefore they are taxable under income from other sources। क्या क्या चीजें इसके अंदर है? पहला आता मेरा डिविडेंड इनकम, पहला आता मेरा डिविडेंड इनकम, दूसरा आता है इंटरेस्ट इनकम, तीसरा आता है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स। ठीक है। ये भी कहां आ रहा है मेरा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। कैजुअल इनकम, लकी ड्रॉ हुआ है ना, केबीसी में गए, जीत गए। ठीक है। तो ये सब में जितना, इसको क्या बोला गया? कैजुअल इनकम बोला गया है। ठीक है। अब इनकम फ्रॉम अदर, सॉरी, हॉर्स रेसेस, तो घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर बेटिंग लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है। इंसान दौड़ रहा है, उस पर बेट लगा रहे हैं हम लोग। कहीं भी बेटिंग हो सकता है ना। दो लोग का मारपीट हो गया, अब छुड़ाने के वजह हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन जीतेगा? मार, ये जीतेगा, पैसा लगाया जा रहा है, फटाफट पैसा लग रहा है वहां पे। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? वहां से इनकम होगा तो अदर सोर्सेस, है कि नहीं? लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर फ्रेंडली गेम होता है, जैसे घर के अंदर हम लोग जुआ खेलते हैं ना, कभी कभी ताश वाश खेलते हैं ना, 5 रुपए लगा दिए, 100 रुपए लगा दिए, ठीक है, या फिर ते खिला देगा, ते पिला देगा, बस इसी में चल रहा होता है। वो सब क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा? नहीं। ठीक है। वो सब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो सब क्या है? ऐसे ही हम लोग, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाके नहीं कर रहे हम लोग, वो कैजुअली चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो उसमें कभी भी ऐसा इनकम नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। अगला क्या है? गिफ्ट्स। ठीक है। अगर तुमको गिफ्ट मिलता है, तुम्हारा शादी को छोड़ के बाकी कहीं से भी, या फिर रिलेटिव से, ठीक है, 50,000 तक का गिफ्ट अगर मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो टैक्सेबल हो जाएगा। 50 से कम मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। 50,000 पूरा एक साल में बात हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक बार में को 50,000 दिया। पूरा साल में अगर 50,000 से ज्यादा गिफ्ट तुमको मिलता है तो वो टैक्सेबल माना जाएगा। सिर्फ किस सिचुएशन में छोड़ दिया जाएगा? शादी, बस, है ना। और रिलेटिव में 50,000 का है कि नहीं। फिर आता है रेंट फ्रॉम प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। हम क्या किए ना, मान लो अभी ये टाइम क्या होता है, बीच में खाली रहता है 2-4 घंटा। ठीक है। अब 2-4 घंटे यहाँ पे खाली, एक टीचर बोला कि हमको यहाँ पे पढ़ाना है। ठीक है। हम क्या किए, ये रूम उसको रेंट पे दे दिए, ये फर्नीचर उसको रेंट पे दे दिए, ये बोर्ड उसको रेंट पे दे दिए, और बोले महीना का 5,000 रुपए दे दीजिएगा। ठीक है। तो ये जो मेरा इनकम आ रहा है, क्या मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है? नहीं। ये हाउस तो मेरा ऐसे भी नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? सब लेटिंग कर रहे हैं, है ना। एक तो हम लेट आउट पे लिए हैं, भाड़ा पे लिए हैं, और हम क्या कर दे रहे हैं? उसको सब लेट कर दे रहे हैं। तो सब लेटिंग से अगर कोई इनकम आ रहा है, ठीक है, किसी भी फर्नीचर, मशीनरी, कोई भी चीज का, तो इस सिचुएशन में वो इनकम को माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। क्योंकि मेरा ये धंधा तो मेरा नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि मेरा बिजनेस ही यही होता, हम ये ऐसा खोल के रख लिए
और उसके बाद क्या है कि बहुत सारा टीचर आता है और उन लोग से हम चार्ज करते हैं पर आवर के हिसाब से, और वो पढ़ा के जाता है, तो मेरा धंधा यही हो गया, तब वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में चला गया, है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहां पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी को खाली टाइम पे हम किसी को भाड़ा में दे रहे हैं, तो वहां से जो रेंट आएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा। ठीक है। फैमिली पेंशन, तो अपना परिवार को अगर पेंशन मिलता है तो उसमें भी होता है, इसमें लिमिट होता है 1/3 15,000 ऐसा कुछ, बाद में देखेंगे। फिर इनकम ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मींस गवर्नमेंट का हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सबसे अगर किसी तरह का इनकम आता है तो ये भी कहां आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। याद रखने का तुम्हारा तरीका क्या हो गया, देखो एक बार और सारा पढ़ो एक बार। ठीक है, DILGRF, ठीक है। D फॉर डिविडेंड, I फॉर इंटरेस्ट, L फॉर लॉटरी गैम्बलिंग, G फॉर गिफ्ट, R फॉर रेंट और F फॉर फैमिली पेंशन। ठीक है, पक्का। चलो, तो यहां पे एक एग्जांपल क्या है कि हम रिसीव कर रहे हैं क्या, 30,000 एफडी से, 15,000 का डिविडेंड और 1 लाख रुपए लॉटरी से, तो ये मेरा क्या हो गया, सारा जोड़ के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माना जाएगा। ठीक है। अब आता है डिविडेंड इनकम क्या है। ठीक है, तो देखो, डिविडेंड मींस द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, तो जो भी शेयर होल्डर होता है उसको क्या मिलता है, कंपनी की तरफ से प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है, जिसको क्या बोला गया है, डिविडेंड बोला गया है। ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट का हिस्सा हमको मिल रहा है, ठीक है, ये मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना मेरा मेन धंधा नहीं है ना। क्या इन्वेस्टमेंट करना ही मेरा पर्पस है, धंधा है? नहीं, हम तो अलग प्रोफेशन और ऑफिस ये सब कर रहे हैं। अब उसमें से जो पैसा आ रहा है, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से इनकम आएगा, सरकार क्या बोलेगा, बाबू एक्स्ट्रा इनकम तो आ रहा है, इस पे भी टैक्स दे दो। कहां टैक्स दे दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अब याद क्या रखना, इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय शेयर होल्डर, यानी कि हम शेयर होल्डर, हम इन्वेस्ट किए तो हमको मिलना चाहिए। फिर इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। अब डिविडेंड जो होता है क्या, कि डायरेक्टर लोग अप्रूव करता है, ठीक है, और शेयर होल्डर लोग फिर उसको वोटिंग करता है। ठीक है, तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर मिलकर डिविडेंड का डिक्लेरेशन करता है। इट कैन बी पेड इन कैश, शेयर और अदर एसेट्स। ठीक है, अगर किसी भी तरीका से दिया जा रहा है, डिविडेंड के बदले कोई शेयर दे दिया जा रहा है, ठीक है, डिविडेंड के बदले कैश दिया जा रहा है या कुछ भी दिया जा रहा है, नॉर्मली बैंक में पैसा आता है, ठीक है, तो ये क्या माना जाएगा, डिविडेंड ही माना जाएगा। डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या क्या होता है, एक को बोला गया इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, मतलब पेड ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में अगर तुमको डिविडेंड दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरिम डिविडेंड। एक होता है फाइनल डिविडेंड, यानी कि साल के अंत में अगर कंपनी का साल भर का बैलेंस शीट बना और उसमें जब पे करेगा डिविडेंड, तो इसको क्या बोला गया, फाइनल डिविडेंड। और इंटरिम, क्वार्टरली रिपोर्ट आया, नए डिविडेंड दे दिए, तो इसको क्या बोला गया, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। फिर क्या होता है, प्रीफरेंस डिविडेंड, ये किसको मिलता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर वाले लोग को मिलता है। और एक होता है स्पेशल डिविडेंड, जब कभी कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है तो वो स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर कभी कभी करता है। ठीक है। अब क्या है डिविडेंड का रूल, सपोज करो मेरे पास 500 शेयर है टाटा स्टील का, ठीक है, और डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 12 रुपए पर शेयर, तो 500 इंटू 12 कितना हो गया, कितना हुआ, 6,000, है ना। अब ये 6,000 रुपया टैक्सेबल कहां हो जाएगा मेरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। ठीक है। और ये किसके अंदर में आता है, कमीशन पेड टू कलेक्ट डिविडेंड इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। अब डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए अगर किसी तरह का कमीशन पे करना पड़ता है तो मेरा खर्चा हो गया, तो सरकार बोलते है जितना भी खर्चा किया उसको क्या कर ले, माइनस कर ले। ठीक है। मान लो मेरा डिविडेंड लटका हुआ था, ठीक, बहुत पुराना शेयर था, अब डिविडेंड लटक गया, हम बहुत खट रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं कंपनी को, और उसके बीच में कुछ कहीं कहीं पे कमीशन खिलाना पड़ा, इसके कारण से जो मेरा नुकसान या खर्चा हुआ है वो खर्चा डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 57 के अंदर। ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, कौन सा इंटरेस्ट बोल रहा है, बैंक एफडी का इंटरेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है। तो बैंक एफडी क्या है, हम लोग जब डिपॉजिट करते हैं बैंक में अपना एफडी,
और वहां से अगर किसी तरह का इंटरेस्ट मिलता है तो ये मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हो गया। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी क्या है, मेरे लिए इनकम माना जाता है। इट इज नॉट कवर्ड अंडर एनी चार्ज, जो पीछे गया उसमें कभी नहीं होता है। तो ये कहां टैक्सेबल होगा, इसके अंदर में। और इसमें टीडीएस अप्लाई होता है। टीडीएस इज अप्लीकेबल इफ इंटरेस्ट एक्सीड्स 40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर एक साल में 40,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो सरकार मेरे से टीडीएस काट लेगा, है ना। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 40,000 से कम रहा तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वो जुड़ेगा। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ इनकम क्या है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्रूज और एराइज इन इंडिया। यानी कि ये तुम्हारा भारत में ही एक्रू होना चाहिए या फिर एराइज होना चाहिए, मतलब भारत में ही वो बना और भारत में ही तुमको मिल रहा है। ठीक है, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द पर्सन हु रिसीव इट। तो जो रिसीव करेगा उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। सपोज करो तुम्हारे पापा क्या किए, तुम्हारे नाम से एफडी करवा दी। ठीक है, कि बच्चा मेरा 20-22 साल का हो जाएगा, हायर स्टडी में जाएगा, तो उस टाइम पे पैसा का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो जब तुम पैदा हुआ था ना उसी टाइम पे 10 लाख रुपए डाल दिए, तुमको नहीं पता है, लेकिन तुम्हारे नाम से चल रहा है। तुम्हारा उस टाइम पे एक अकाउंट खुला दिया गया था माइनर बच्चे का। ठीक है, अब तुम वहां से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो माइनर से मेजर हो जाएगा। अब जब तुम बड़ा हो जाएगा, 22-23 साल का हो जाएगा, उस टाइम पे तुम वो एफडी लेगा, है ना। तो टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, तुम्हारे हाथ में होगा, तुम्हारे पापा के हाथ में नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जैसे मान लो हम 5 लाख रुपए बैंक में जमा दे दिए, 7% मेरा इंटरेस्ट मिलता है, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया, 35,000 रुपया। ये टैक्सेबल किसके अंदर हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। यही अगर 40,000 से ऊपर होता तो बैंक खुद से टीडीएस काट के हमको देता। ठीक है, और 40 से नीचे है तो बैंक टीडीएस नहीं काटेगा, दे देगा, लेकिन टैक्स तो लगेगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। क्या क्या टाइप का सिक्योरिटीज होता है, एक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एक होता है कॉमर्शियल सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कौन करता है, गवर्नमेंट। इशूअर कौन है, गवर्नमेंट, है ना। और हम लोग उसको खरीदते हैं। अब कौन सा गवर्नमेंट, हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट हो। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, एलआईसी का कोई बॉन्ड हो गया, गोल्ड का कोई बॉन्ड हो गया, ये सब क्या करता है, कंपनी सॉरी गवर्नमेंट इशू करता है। ठीक है, अब एक होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में क्या होता है, डिवेंचर हो गया, कंपनी का कोई बॉन्ड हो गया, ये सब हो गया। ये कौन इशू करता है, कोई एक कॉमर्शियल कंपनी। हो सकता है वो कोई कंपनी हो सकता है कोई क्या हो, बैंक हो, या फिर कोई कॉर्पोरेशन हो। ठीक है, तो ये सब जगह से हम लोग क्या देखते हैं कि हमको सिक्योरिटीज मिल रहा होता है। अब ये जो सिक्योरिटीज होता है इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट वाला में रिस्क थोड़ा सा कम होता है, रिस्क फ्री माना जाता है। ठीक है, और इसमें हो सकता है कभी कभार तुमको थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिल जाए, पर डिवेंचर पे कभी रिस्क नहीं आता है, बॉन्ड पे कभी रिस्क नहीं आता है। ठीक है, एकदम कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण से डिवेंचर होल्डर को कुछ नहीं मिल पाया, अब पूरा कंपनी ही जल गया। ठीक है, भयंकर सा भूकंप आया, ठीक है, और क्या हुआ, सुनामी आ गया और पूरा कंपनी बह गया, तो कौन सा एसेट बेच के डिवेंचर होल्डर को चुकाएगा, है ना। अब तो उसके पास कुछ नहीं है, तो इस सिचुएशन में डिवेंचर होल्डर को नुकसान हो भी सकता है, तो भारी बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये जो सिक्योरिटीज होता है ये दो तरह का होता है। एक को बोला गया क्या, टैक्स फ्री, और एक को बोला गया क्या, लेस टैक्स सिक्योरिटीज। दो तरह का होता है। टैक्स फ्री सिक्योरिटीज क्या है, इंटरेस्ट रिसीव अगर तुम करता है टैक्स फ्री के ऊपर में, तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, जैसे 15,000 तक का अगर तुमको इंटरेस्ट मिलता है तो ये क्या माना गया, सिक्योरिटीज पे, एफडी पे नहीं, सिक्योरिटीज पे। ठीक है, अगर 15,000 तक का तुमको मिलता है तो क्या होगा उसमें, नील या फिर नो टैक्स लाइबिलिटी ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टैक्स फ्री। और लेस टैक्स क्या होता है, इसमें टीडीएस काट लिया जाता है। ठीक है, कम पैसा कटता है, इसमें ज्यादा नहीं कटता है। जैसे मेरा ग्रॉस इंटरेस्ट इक्वल टू नेट माइनस डिवाइड बाय 100 माइनस टीडीएस। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरा नेट इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 9,000, जबकि ग्रॉस कितना है, 10,000। ठीक है, 1,000 रुपए सरकार मेरा काट लेगा, क्यों, टीडीएस के नाम पे। तो 10,000 का मेरा इंटरेस्ट आया था और सरकार क्या किया, उस पर 10% निकाल लिया, टीडीएस काट लिया। ठीक है, अब टीडीएस काटा कितना का, 1,000 का, और 1,000 का टीडीएस कटा, तो ये क्या हो गया, लेस टैक्स हो गया। जब लेस टैक्स कम माना जाएगा,
टीडीएस डिडक्टेड बिफोर पेमेंट। तो अगर टीडीएस पहले ही काट लिया जाए तो इस सिचुएशन में ये लेस टैक्स बन जाता है ना। और एक टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री कौन कौन सा होता है उसका एक लिस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो टैक्स फ्री सिक्योरिटीज आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अगर कोई सिक्योरिटी ही टैक्स फ्री है तो उस पर आने वाला इंटरेस्ट भी क्या हो गया, टैक्स फ्री हो गया, ठीक है। और while less tax security have tax deducted at source and the amount is paid to the investor, यानी कि पहले ही टीडीएस काट के तुमको इन्वेस्टर को पूरा अमाउंट मिल जाता है। अब एक आता है लॉटरी विनिंग, है ना। अब लॉटरी जो होता है ये कई अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक है। तो लॉटरी से अगर तुमको कोई इनकम हो रहा है, क्या इसके लिए तुम कोई मेहनत किया? नहीं, ये तो हम लोग क्या बोलते हैं बाई चांस लग जाता है। और जो बाई चांस तुमको मिल जाए वो सारा का सारा कहां आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। कोई भी इनकम तुमको दिखे, तुमको बस अपने मन में एक ही सवाल पूछना है, क्या ये सैलरी है? जवाब मिलेगा नहीं। क्या ये एचपी है? जवाब मिलेगा नहीं। क्या ये पीवीपी है? नहीं। कैपिटल गेन है? नहीं। अगर ये चारों में नहीं तो आंख बंद करके उसको तुम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दो, क्योंकि जो चारों में नहीं गया वही तो जाता है इसके अंदर में, है ना। तो लॉटरी से अगर हम लोग जीतते हैं, लॉटरी कौन सा, एक तो हो गया तुम्हारा वो इधर में लगा के रखता है 10 रुपए 20 रुपए का लॉटरी, है ना। 50 रुपए में 5 करोड़ का लॉटरी, 10 रुपए में 10 करोड़ का लॉटरी, सब कुछ कुछ लगा के रखता है वो लोग। फिर क्या होता है, क्रॉसवर्ड पजल होता है, ठीक है। गेम शो हो गया, बेटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ठीक है। ताश वाश खेल रहा तुम, ये सब क्या हो गया, ये सब तुम्हारा लॉटरी इनकम है, क्योंकि ये अचानक से तुमको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। चांस यहाँ पे क्या है, 50-50 है। सरकार बोलता है अगर लॉटरी में तुम्हारा कोई खर्चा हुआ तो वो तुम समझो, ठीक है। बाकी हम लोग जितना भी हेड पढ़ते हैं ना, उसमें अगर किसी तरह का खर्चा होता है तो सरकार बोलता है एक्सपेंसेस को माइनस कर लो। लेकिन लॉटरी वाला केस में बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई नुकसान हुआ तो माइनस करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इनकम हुआ तो पैसा लेंगे, ठीक है। मान लो हम जुआ खेलने के लिए बैठ गए, 50 लाख का नुकसान हो गया, 1 लाख रुपए जीत गए, ठीक है। एक तो 50 लाख ऐसे नुकसान में, अब जैसे 1 लाख जीते सरकार हाथ पैसा ला, टैक्स ला, तो ये होता है वहां पे, ठीक है। तुम हार जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कमाएगा तो तुमको सरकार को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉटरी विनिंग्स आर फुल्ली टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देयर इज नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, किसी तरह का यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलता है, ठीक है। पूरा विनिंग जितना भी तुम जीतेगा पूरा पे मिलेगा। टीडीएस कितना कटेगा, 30%, अगर तुम सिंगल ट्रांजेक्शन में 10,000 से ज्यादा कमा लेता है तो। अगर 10,000 से कम कमाए तो सरकार बोलता है ठीक है छोड़ माफ कर, इसको देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इनकम आते हैं, कौन कौन सा, लॉटरी विनिंग हो सकता है वो स्टेट का हो, डियर लॉटरी, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। गेम शो हो गया, केबीसी, रियलिटी शो, टीवी कॉन्टेस्ट, कुछ भी। फिर क्या हो गया, गैम्बलिंग, पोकर, 3 पत्ती, हॉर्स रेस बेटिंग, क्रॉसवर्ड पजल पेपर के अंदर में आता है। तो ये सबसे तुम अगर कमा रहा तो ये सब कहां आ रहा तुम्हारा, इसी के अंदर आ रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ रहा है, ठीक है। और ये क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं गिफ्ट्स रिसीव्ड, या फिर गिफ्ट किसमें, कैश में हो या काइंड में हो, ठीक है। तो गिफ्ट रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और इन एडिक्वेट कंसिडरेशन आर टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इफ दे मीट द स्पेसिफिक कंडीशन। क्या क्या कंडीशन होगा देखते हैं। एक क्या बोला, या तो फ्री में तुमको दिया जा रहा है, या फिर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, मतलब मेरे पास, ठीक है, मेरे पास सपोज कर लो ये पेन है और ये पेन का दाम है सपोज करो 10,000 रुपए, ठीक है। मार्केट में ये 10,000 में बिक रहा है, सबको को 10,000 में दिया जा रहा है, और हम तुमको क्या किया 6,000 में दे दिए, 4,000 क्या हो गया, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। वो 4,000 पे सरकार टैक्स लेगा, है ना, क्योंकि वो गिफ्ट ऐसा गिफ्ट है जहां पे 4,000 तुमसे कम लिया गया, तुम्हारा तो फायदा हो गया, इनकम हो गया, और जहां फायदा इनकम है वहीं पे क्या है, टैक्स। तो ये हो गया तुम्हारा इनएडिक्वेट इनकम, ठीक है। अब आते हैं गिफ्ट टैक्सेबल अंडर आईओएस इफ टोटल वैल्यू एक्सीड्स 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर गिफ्ट हमको मिलता है टोटल 50,000 से ज्यादा तो सरकार उस पर टैक्स लेगा, और 50,000 से कम है तो नहीं लेगा। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव क्या होता है, नॉन टैक्सेबल होता है, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट क्या होता है, केस में मिल सकता है, काइंड में मिल सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन सारा का सारा कवर्ड, ठीक है।
और गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल आर फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो शादी में मिलने वाला जो गिफ्ट होता है वो क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। अब आता है तुम्हारा कि हम सपोज करो रिसीव किए 80,000 अपना दोस्त लोग से अपना बर्थडे पे, ठीक है, लिफाफा दे दिया, 80,000 रुपए आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमको मिला बिजनेस का मेरा एक एसोसिएट था, वो आके हमको क्या किया, 1,20,000 रुपए का गोल्ड थमा दिया कि ठीक है रखिए कोई बात नहीं है। फिर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, मेरा एक दोस्त मेरे से बहुत खुश हुआ, बोला बहुत अच्छा काम उसको हम कर दिए, और हमको गिफ्ट में अपना वो घर दे दिया, है ना, 30 लाख रुपए का घर दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा शादी में 2 लाख रुपए का गिफ्ट आ गया, तो जो शादी में है वो तो क्या फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और ये सब क्या हो गया, सारा का सारा टैक्सेबल हो गया, ठीक है। तो टैक्सेबिलिटी का कंडीशन क्या है, पहला है गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर आईओएस इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सारा का सारा होना चाहिए। पहला क्या है, गिफ्ट इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और इन एडुकेट कंसिडरेशन, है ना। ऐसा नहीं है बर्थडे में तुम हमको गिफ्ट देगा तो हम तुमको गिफ्ट देगा, और बराबर दाम का होना चाहिए, ठीक है। हम तुमको दिए 5,000 घड़ी, तुम भी हमको 5,000 घड़ी देगा, तो ये क्या हो गया, कंसिडरेशन है ना, ये क्या टैक्सेबल होगा, नहीं, ठीक है। जहां पे कंसिडरेशन के बदले गिफ्ट मिले वो गिफ्ट कहां कहलाया, फिर वो तो फिर क्या हो गया, धंधा स्टार्ट हो गया कि ठीक है 5,000 का तुम देना, 5,000 का हम देंगे, बस कहानी खत्म हो गया। फिर क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीड करना चाहिए 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, और गिफ्ट जो होता है वो तुम्हारा शादी या रिलेटिव से नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो शादी या रिलेटिव से आया हुआ है तो वो तो इसके अंदर जाएगा नहीं। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तभी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर 50,000 से कम है तो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस। घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं, तो वहां से भी क्या होगा, हमको इनकम होगा और टैक्स देना पड़ेगा। और अगर 10,000 से ज्यादा का विनिंग मेरा हो जाता है घोड़ा का दौड़ने से, तो फिर सरकार मेरे से 30% का टीडीएस काट लेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। फिर इसका कोई बेसिक लिमिट नहीं है एग्जम्पशन का, 30% टीडीएस काटेगा और किसी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, एक्सेप्ट टीडीएस, यानी कि जो टीडीएस तुम्हारा पहले कट गया वो सरकार क्या करता है, छोड़ देता है, डबल टैक्स छोड़ देगा। एक बार हम टीडीएस भी दे दिया फिर दोबारा सरकार टैक्स लेगा क्या, नहीं। तो 30% जो टीडीएस है उसको सरकार क्या बोलता है, रिफंड कर देगा, है ना। अगर तुम पूरा इनकम पे टैक्स भर रहा है तो जो टीडीएस तुम्हारा से सरकार लिया था वो सारा क्या होता है, रिफंड हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में, हम सपोज करो 1.5 लाख रुपए जीत गए, किसका, चलो। तो हम क्या हुआ, घोड़ा दौड़ रहा था, उस पर बेट लगा दिया और 1.5 लाख रुपए जीत गए, मेरे हाथ में कितना आएगा, 1,05,000, 45,000 रुपए सरकार काट लेगा, इसे 30% डायरेक्टली, है कि नहीं। फिर यहां पे आते हैं हम लोग, कुछ एक्सक्लूजन क्या है, द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या क्या, पहला विनिंग फ्रॉम गेम्स प्लेड विथ स्किल, अगर तुम्हारे अंदर में स्किल है, चेस खेल रहा है तुम, कैरम खेल रहा है तुम, जहां पे तुम्हारा दिमाग से तुम जीत रहा है, ना कि हुक से जीत गया कि पत्ती आ गया तो जीत जाएंगे, नहीं आया तो हार जाएंगे, ऐसा नहीं है। चेस क्या है, तुम खुद से खेल रहा है, कैरम क्या है, अपना पूरा स्किल लगा के खेल रहा है, और ये सबसे अगर तुम जीतता है तो इसके ऊपर में टैक्स सरकार नहीं लेता है। फिर बोलता है विनिंग फ्रॉम फ्रेंडली कॉम्पिटिशन, ठीक है, हम लोग फ्रेंडली कॉम्पिटिशन कर रहे थे कि ठीक है सिंघाड़ा खिला देना, 5,000 रुपए ले लेना, ठीक है, कल पार्टी तुम्हारे तरफ से रहेगा, तो ये जो फ्रेंडली चल रहा होता है, दिवाली में घर में लोग खेल रहा होता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके ऊपर में किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि ये फ्रेंडली चल रहा है, कोई धंधा में जाकर तुम नहीं कर रहा है ऐसा, ठीक है। और प्राइजेस रिसिव्ड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अचीवमेंट आर नॉट टैक्सेबल, यानी कि तुम्हारे में कोई टैलेंट था और उस टैलेंट के कारण से अगर तुम कुछ जीत रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। मतलब तुम कोई क्विज कंपटीशन में जीत गया, है ना, वो इसके अंदर नहीं आएगा, पर टैक्स तो लगेगा, यहां नहीं लगेगा पर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है क्या कि तुम्हारा एज क्या है, अगर 18 साल से कम का है तो जो कमाई तुम किया क्विज से, गाना गा के, डांस करके, कुछ से भी,
वो सारा इनकम जोड़ दिया जाएगा तुम्हारे मम्मी या पापा के इनकम में और वहां पे टैक्स ले लेगा। ठीक है, चलो लॉटरी इनकम कहां कहां से आ सकता है, ये सब कहीं से भी। टैक्स का रेट क्या होगा, 30% प्लस 4% का सेस लग जाता है, हम लोग को पता ही है। ठीक है, कैजुअल इनकम क्या कहलाता है, केबीसी वगैरह से अगर हम जीतते हैं, ठीक है, लकी ड्रॉ हो गया, टीवी शो हो गया, क्विज हो गया, गेम शो हो गया, तो इसको बोला गया कैजुअल इनकम। ठीक है, फिर आता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट मतलब किसको अप्लीकेबल सिर्फ होता है इंडिविजुअल और एचयूएफ, और किसी को नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि गिफ्ट किसको मिलेगा, कोई कंपनी को थोड़ी जाकर देगा, कोई इंडिविजुअल को देगा ना। तो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ अगर है और उसको गिफ्ट मिल रहा है कैश, ज्वेलरी, लैंड, बिल्डिंग, शेयर, बुलियन, ठीक है, पेंटिंग्स, कुछ भी, तो अगर 50,000 का ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा, और जिसके हाथ में आएगा उसी को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या आता है तुम्हारा कैश गिफ्ट। समझ लो फ्रेंड से गिफ्ट मिला, सब सारा क्या कैश 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 है, तो सब मिला के अगर मेरा 50,000 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गिफ्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कौन सा गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, कहां चली गई, हाँ, अगर गिफ्ट तुम रिलेटिव से ले रहा है, रिलेटिव कौन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, या मैरिज पे, या कोई विल से, या फिर इनहेरिटेंस से। ठीक है, तुम्हारे दादा तुम्हारे नाम पे विल लिख के चले गए, ठीक है, कि मेरा पोता को सब मिल जाए, या फिर दादा के बाद पापा, पापा के बाद मेरा, वो इनहेरिटेंस हो गया। तो ये सबसे अगर आता है तो ये इसके ऊपर में किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, अब आता है मीनिंग ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव में कौन कौन इंक्लूड है, पेरेंट, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, और स्पाउस का पेरेंट। ठीक है, पक्का। अब गिफ्ट ले रहा है मदर से 5 लाख का, एग्जेम्प्ट है, लेकिन दोस्त से तो टैक्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्त तुम्हारा रिलेटिव के अंदर में नहीं आता है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी देखो। इमूवेबल क्या है, हाउस हो गया, फ्लैट हो गया, जमीन, बिल्डिंग, ऐसा कुछ अगर मिल रहा है, स्टैम्प वैल्यू है 20 लाख का, परचेस किया तुम 16 लाख का, 4 लाख रुपया का अमाउंट क्या हो गया, टैक्सेबल इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। 20 लाख का बिल्डिंग अगर 16 लाख में मिला तो 4 लाख रुपया का तुम्हारा इनकम है, और ये इनकम को क्या बोला गया, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है, तो इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के केस में यहां पे क्या हो रहा है, 4 लाख रुपया तुम्हारा बच रहा है, तो सरकार 4 लाख पे टैक्स लेगा। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे क्या, मूवेबल क्या है, ज्वेलरी, शेयर, बुलियन, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सारा चीज। एग्जाम्पल, तुमको 3 लाख का ज्वेलरी मिला, ये सब कुछ जोड़ेंगे हम लोग, वैल्यू माइनस पेड, तो 3 लाख का ज्वेलरी था, पे कितना किया, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का इनकम है ना, मतलब फायदा है। तो ये जो फायदा है इसके ऊपर में सरकार तुमसे टैक्स ले लेगा। ठीक है, अब आता है रेंट फ्रॉम प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। ये मशीन वगैरह हम कुछ भी क्या किए, रेंट पे दे दिए, वहां से अगर इनकम आ रहा है तो वो भी क्या माना जाएगा, मेरे लिए टैक्सेबल। लेकिन इसमें क्या बोलता है कि फर्नीचर का रेंट लगा 80,000, उसको रिपेयर कराने में तुम्हारा खर्चा हो गया, उस पर इंश्योरेंस कराने में खर्चा हुआ, तो वो सब माइनस कर लो। 80,000 का रेंट आया, 10,000 का रिपेयर में खर्चा हुआ, और 5,000 रुपए का इंश्योरेंस करवाए थे, तो टैक्सेबल इनकम मेरे लिए कितना हो गया, 65,000 का। ठीक है, फिर आता है एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट, यानी कि कौन कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है जिसके ऊपर में टैक्स नहीं लगता है। टैक्स फ्री इंटरेस्ट का बात किया था ना हम लोग, वही पीपीएफ के ऊपर में आता है, नहीं लगेगा। टैक्स फ्री बॉन्ड के ऊपर में नहीं लगेगा, स्पेसिफाइड रिलीफ बॉन्ड कोई है तो नहीं लगेगा, और कुछ पोस्ट ऑफिस का तुम्हारा इंटरेस्ट आता है उस पर भी नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है, पीपीएफ पे 20,000 का हमको इंटरेस्ट मिला, टैक्सेबल है नहीं, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर आता डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। कौन कौन सा चीज पे डिडक्शन मिलेगा, डिविडेंड कलेक्शन कमीशन, डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए अगर कोई कमीशन देते हैं तो ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 57। लोन इंटरेस्ट है ना, लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट हम लोग को पे करना पड़ रहा है ना, तो वो इंटरेस्ट एक तरफ से आया भी एक तरफ से गया भी, तो वो लोन इंटरेस्ट क्या हो जाता है, मेरे लिए जो खर्चा हुआ वो एग्जेम्प्ट यानी कि डिडक्शन मिल जाता है। फिर क्या हो गया, कोई लीगल एक्सपेंसेस कर रहे हैं किसी चीज के लिए,
फिर कलेक्शन चार्जेस, रिपेयर, इंश्योरेंस और फैमिली पेंशन डिडक्शन, ये सारा चीज डिडक्शन के लिए अलाउड है अंडर सेक्शन 57। ठीक है। डिविडेंड मिला हमको 20,000 का और डिविडेंड कलेक्शन के लिए 1,000 खर्चा किए, तो टैक्सेबल इनकम कितना हो गया मेरा 19,000 रुपया। ठीक है। फिर है तुम्हारा अगला फैमिली पेंशन का डिडक्शन। तो फैमिली पेंशन का रूल क्या है, देखो ओल्ड रिजाइन और न्यू रिजाइन। ठीक है। पहले क्या था कि 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन, या तो तुमको 15,000 का डिडक्शन मिलेगा या 1/3 का जो भी पेंशन आ रहा है उसमें, दोनों में जो लोअर होगा वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक। लेकिन न्यू रिजाइन में क्या बोल दिया गया, मैक्सिमम डिडक्शन तुमको 25,000 ही मिलेगी। ठीक है। 25,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये क्या था लोअर, तो पहले सिर्फ 15,000 ही मैक्सिमम मिलता था, आज के टाइम पे 25,000 तक का मिल रहा है। अब तुम्हारा वो सम आता है ना क्वेश्चन में 115 ए बी अडोप्टेड और नॉट अडोप्टेड वाला, एडप्ट किया मतलब वो न्यू रिजाइन में है और नहीं किया तो ओल्ड रिजाइन में है। तो न्यू रिजाइन वाला अगर है तो 25,000 डिडक्शन और ओल्ड वाला है तो 15 और 1/3 ऑफ पेंशन। ठीक है। तो यहाँ पे कहानी आता है ओल्ड रिजाइन का, मान लो फैमिली का पेंशन आया 90,000, अब 90,000 का 1/3 कितना आ गया, 1/3 कितना आया 30,000 और 15,000 विच एवर इज लोअर, तो डिडक्शन कितना मिलेगा हमको 15,000 रुपए का। तो डिडक्शन कितना मिला 15,000। वहीं न्यू रिजाइन का बात करें तो 90 में से फ्लैट 25 हटा दे, जो बच गया उसके ऊपर में तुम टैक्स दे देना। ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। कौन कौन सा एक्सपेंसेस है जो तुमको अलाउड नहीं होता डिडक्शन की तरह। अगर कोई तुम पर्सनल एक्सपेंस करता है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, लॉटरी टिकट कॉस्ट, गैम्बलिंग एक्सपेंसेस, ये सब में कोई खर्चा हो रहा है तो सरकार तुमको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं देगा। ठीक है। एग्जाम्पल ले, लॉटरी का विनिंग आ गया 2 लाख का, लेकिन टिकट खरीदने का खर्चा लगा 5,000, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार बोलेगा 2 लाख रुपए का तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता तुम्हारा कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स। देखो आप बैंक का इंटरेस्ट हमको मिला 8,000 का, गवर्नमेंट से सिक्योरिटीज मिला 6,000 का, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट मिला 5,000 का, फोर्थ रिस्क इनकम मिला 20,000 का, एक्सपेंसेस हुआ 6,000 का। ठीक है। न्यू पोस्ट ऑफिस इज इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट अप टू 3,500 पर मतलब एनम में चल रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोस्ट ऑफिस का कितना मिला 5,000 और डिडक्शन कितना मिलता है 3500, तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा सिर्फ 1,500 रुपया, बाकी 3,500 रुपये वो छोड़ दिया जाएगा। अब इसका सोल्यूशन देखिए, बैंक इंटरेस्ट 8,000 पूरा, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट 6,000 पूरा, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला 1,500 है ना, क्योंकि 3,500 का डिडक्शन है। उसके बाद क्या है हॉर्स रेस का इनकम, अब 20,000 रुपए का खर्चा हुआ और 6,000 हम लोग एक्सपेंस कर दिए थे इसमें, तो टोटल कितना हो गया 14,000, तो 29,500 रुपया का मेरा टोटल ये आ गया। सिर्फ हॉर्स रेस वाला में मेरा खर्चा मेरा अलाउड होता है एग्जम्पशन में, बाकी और किसी चीज का नहीं होता है। ठीक है। और ये तुम्हारा एक पेज में सारा का सारा समरी है जो तुम देख लेगा। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा खत्म। ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर वन शॉट में रिवाइज करा दिए, लगभग जितना तुम्हारा बुक में लिखा हुआ वो सारा इसके अंदर में था। ठीक। एक बार तुम ये नोट्स पढ़ना, तुमको भेज देंगे, तुमको वो ऐप से मिल जाएगा। ठीक है। या फिर ग्रुप में भेज देंगे। अब यहाँ पे कहानी आता है, इसको पढ़ने के बाद तुमको क्या करना है, अपना जितना एमसीक्यू है उसको सोल्व करना है, और इसके अलावा अगर बुक में कुछ मिलता है तो तुम्हारे से आके पूछ लेगा। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।